स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह और बढ़ते खबरों की ओर। रक्षाबंधन का पावन त्योहार जल्द ही आने वाला है, लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं को बड़ा सौगात दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रक्षाबंधन का तोहफा दिया उन्होंने और सीएम साय ने महतारी वंदन योजना की छठी किस्त जो है वो जारी कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जगदलपुर के शहीद गुंडाधुर कॉलेज ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय महिला सम्मेलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्हें प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को रक्षाबंधन का तोहफा दिया। वहीं सीएम ने इस दौरान महतारी वंदन योजना का क्रियान्वयन और बेहतर के लिए महतारी वंदन ऐप का भी शुभारंभ किया। सीएम साय ने कहा कि माताओं बहनों के स्वाभिमान, सम्मान और उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का लक्ष्य लेकर हमारी सरकार काम कर रही है। और खबर जगदलपुर से है, जहां मुख्यमंत्री साय ने बस्तर जिले के प्रवास के दौरान दंतेश्वरी कन्या कॉलेज के सामने नवीन राजस्व कार्यालय परिसर में 48 लाख की लागत से बने 3 अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय और 250 लाख की लागत से बने लोहंडी गुड़ा और बरगुम थाने का लोकार्पण किया। नवीन अनुविभागीय कार्यालय के खुलने से राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए जगदलपुर के लगभग 3 लाख, लोकापाल के लगभग 2 लाख और लोहंडीगुड़ा के लगभग 1 लाख आबादी को सुविधा मिलेगी। और खबर रायपुर से है, जहां वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रायगढ़ जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन उदरना में अग्निवीर प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रशिक्षण में शामिल हो रहे सभी अभ्यर्थियों को अपनी शुभकामनाएं भी दी और कहा कि आप सभी पूरे लगन और मेहनत के साथ इस ट्रेनिंग का लाभ उठाकर अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं, कमियों को दूर करें। दिसंबर में शारीरिक क्षमता परीक्षा है और उसके पहले आपके पास काफी समय है, तो खुद को अच्छे से तैयार करें और अपना बेस्ट दें। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, आप सभी चयनित हो। साथ ही उन्होंने कहा कि अग्निवीर में चयन से युवाओं को देश सेवा का मौका मिलेगा, उनका आत्मसम्मान बढ़ेगा और वे आत्मनिर्भर होंगे। उन्होंने सभी परीक्षार्थीयों को अपने स्वेच्छानुदान मद से 5-5 हजार रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की। साथ ही अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग के लिए जूते और ट्रैक सूट भी प्रदान किए। बढ़ते हैं आगे, खबर रायपुर से है, जहां मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने निर्माणाधीन नवीन विधानसभा भवन, विधायक विश्राम गृह एवं विधानसभा के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए बन रहे आवासों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में विधानसभा निर्माण की प्रगति, वर्तमान स्थिति, समस्याएं और भविष्य की योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बता दें कि नवीन विधानसभा भवन में स्मार्ट लाइट की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नवीन विधानसभा में बनने वाले गार्डन का डिजाइन, कलर, पेंटिंग आदि के अनुमोदन के लिए विधानसभा को भेजा जाए। बैठक में सचिव लोक निर्माण विभाग डॉक्टर कमलप्रीत सिंह, संस्कृत विभाग के सचिव अनबलगन पी, वन और पर्यावरण सचिव आर संगीता सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्य सचिव ने समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही इस दौरान कई अहम योजनाओं पर चर्चा की गई। और करते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर आईएएस अफसरों का तबादला किया जा रहा है। आईएएस महादेव कावारे को रायपुर संभाग आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं बीजापुर, महासमुंद और कोरिया जिले के कलेक्टरों का भी तबादला किया गया। इसके अलावा मंत्रालय में पदस्थ सचिवों के भी प्रभार में फेरबदल किया गया है, जिसका आदेश सामान्य प्रशासन विभाग शासन ने जारी किया है। विनय कुमार लैंगे को महासमुंद कलेक्टर, संबित मिश्रा बीजापुर कलेक्टर और चंदन संजय त्रिपाठी को कोरिया कलेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज शुक्ला रायपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ के। मनोज, बड़े पैमाने पर आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है, कौन कौन से आईएएस अफसरों का नाम इसमें शामिल है, क्या जानकारी? छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के कार्यों को लेकर लगातार सरकार को निकालने पर ले रहा है। इसी सबको देखते हुए बड़ी संख्या में आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है और इसके तबादले में सबसे महत्वपूर्ण बात रायपुर संभाग के भी कमिश्नर को बदला गया है। तो ऐसे में 3 जिलों के कलेक्टर का भी तबादला किया गया है। तो कहीं न कहीं ये विपक्ष के जो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इन सबको देखते हुए शायद सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। इसमें जो है मंत्रालय के कई सचिवों का भी तबादला किया गया है। तो ये माना जा सकता है कि प्रशासनिक कसावट के लिए ये आईएएस अधिकारियों का तबादला इतने बड़े पैमाने पर किया गया है। और साथ ही साथ जो 3 कलेक्टर बदले गए हैं, महाप्रमुख मुखिया, ये तमाम जो है इन लोगों को सारी चीजों का यही निचोड़ निकलता है कि ये प्रशासनिक कसावट को दुरुस्त करने के लिए ही ऐसा फैसला निर्णय किया गया है सरकार की तरफ से। जी, 1-2 नहीं 20 अफसरों के तबादले, क्या मायने है इसके? क्योंकि एक साथ जो है 20 अफसरों के तबादले किए गए, वजह क्या रही अचानक से 20 अफसरों का तबादला? जी, आपको बता दूं कि जैसे मंत्रालय की बात करें तो मंत्रालय में सचिव स्तर के जो आईएएस अधिकारी हैं वो काफी दिनों से एक ही पोस्ट पर जमे हुए थे। तो उनको कार्यों को थोड़ा सा जो शिथिलता देखने को मिलती थी, कसावट लाने के लिए, प्रशासनिक अमले में कसावट लाने के लिए सरकार ने ये बड़ा फैसला, ये बड़ा निर्णय माना जा सकता है कि सरकार की तरफ से लिया गया है। इसमें रायपुर संभाग की बात करें तो वहीं कमिश्नर को बदला गया है और 3 जिलों के जो है कलेक्टरों का भी तबादला किया गया है। तो ये सारी चीजें प्रशासनिक कसावट को लेकर ही सामने निकलकर बातें आ रही है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव भी जल्द होना है। इन सब चीजों को देखते हुए, जोड़ते हुए इन सब फैसलों पे सरकार ने बड़ा फैसला ये लेते हुए आईएएस अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादला किया हुआ है। तो क्या आगे भी ये तबादला देखने को मिल सकते हैं, अन्य अधिकारियों के भी तबादले किए जा सकते हैं? क्योंकि अभी 20 हो चुके हैं, बड़ी संख्या है। जी, आपको बता दूं कि जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी थी तब से इतने बड़े पैमाने पर तबादले नहीं हुए थे। तो निश्चित रूप से ये भी माना जाता है कि जब नई सरकार का गठन होता है तो जो भी पार्टियों की सरकार बनती है वो अपने तरीके से जिलों में तैनात करते कलेक्टर हो या एसपी हो। तो इन सब इसको एक रूटीन तबादला भी कहा जा सकता है। प्रशासनिक कसावट को लाने के लिए, अपनी पैठ बनाने के लिए जो है सरकार पूरा नियंत्रण रखने के लिए ऐसे फैसले, बड़े फैसले लेती रहती है। तो इससे माना जा सकता है कि ये छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक कसावट को देखते हुए इतने बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। जी मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़े पैमाने पर जो आईएएस अफसरों का तबादला और 20 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। और बढ़ते हैं आगे, खबर रायपुर से है जहां श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने राज्य के 33,000 से ज्यादा मजदूरों को और उनके परिजनों को रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में 14 करोड़ 47 लाख रुपए से अधिक की सौगात दी है। और यह राशि श्रम विभाग ने मजदूरों और उनके परिजनों के कल्याण के लिए संचालित कई योजनाओं के अंतर्गत डीबीटी के जरिए जो है वो दी जाएगी। आपको बता दें कि सरकार ने आगामी रक्षाबंधन पर्व को ध्यान में रखते हुए शासन की कई योजनाओं और कार्यक्रमों के हितग्राहियों को सीधे आर्थिक मदद दिए जाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। सीएम विष्णुदेव साय ने जगदलपुर में आयोजित महिला सम्मेलन में इसकी विधिवत शुरुआत भी की। और खबर रायपुर से है जहां छत्तीसगढ़ के पहले त्योहार हरेली को लेकर हुई सियासत जो है लगातार गरमाई हुई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी चीफ दीपक बैज राज्य सरकार से तिहार की परंपरा बंद नहीं करने की मांग कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सभी तीज त्योहारों को सम्मान दिया है। प्रदेश में उत्साह के साथ सभी तीज त्योहार मनाए गए। पूर्व के भांति सभी तीज त्योहारों को उत्साह से मनाया जाए। फिर से देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल रहने के बाद भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को पूरी तरह से भूल गई थी।
लेकिन हमारी सरकार आने के बाद उस संस्कृति को जिंदा रखने का काम किया। छत्तीसगढ़ की हर संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने का काम किया, चाहे हरेली त्योहार हो, पोला त्योहार हो, तीजा त्योहार हो, अन्य त्योहारों में छुट्टी भी दी और धूमधाम से मनाए। लेकिन ये सरकार आने के बाद फिर से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को पूरी तरह से खत्म करने के लिए लगी हुई है। इसलिए हरेली त्योहार को मनाना चाहिए। सरकार से हम मांग करते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार की तरह इस त्योहार को भी और छत्तीसगढ़ के अन्य त्योहारों को भी मनाना चाहिए। और वहीं छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा छात्रों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने और बीते दिनों दिल्ली में कोचिंग और लाइब्रेरी में हुई 3 छात्रों की दर्दनाक मौत के बाद जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए कि कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर प्रशासनिक टीम द्वारा जिले के शहरों में चल रही कोचिंग संस्थाओं का निरीक्षण कर मूलभूत व्यवस्थाओं का जायजा लिया। टीम द्वारा कोचिंग संस्थाओं में उपलब्ध सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था, लाइब्रेरी प्रवेश क्षमता जैसे इंतजामों का जायजा लेना जरूरी निर्देश जो है इसको लेकर दिए गए। तो कोचिंग सेंटरों में जो है सुविधाओं को लेकर ये निर्देश दिए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप महेश्वरी बलौदा बाजार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जिस तरीके से हम देखें अब अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन नजर आ रही है, जो कोचिंग सेंटर्स है उनका जायजा कर रहे हैं और निर्देश भी दे रहे हैं इसको लेकर। जी, मैं आपको बता दूं कि राज्य शासन के निर्देश पर जिले के सभी कलेक्टर को निर्देश दिया गया कि जितने भी कोचिंग क्लास है जहाँ पर बच्चों को पढ़ाई कोचिंग दी जाती है उसको दिल्ली का सबक लेते हुए यहाँ पर किसी प्रकार की एमएलसी नहीं होना चाहिए। तो आज कलेक्टर दीपक सोनी ने पूरी टीम का गठन किया, बिजली ऑफिस से एक अधिकारी से, पीडब्ल्यूडी से, पुलिस विभाग से और नगर निगम से एक अधिकारी, पूरी जितने भी नगर में और जिले में जितने भी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, जो कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं, उनकी पूरी सुरक्षा का जायजा लिया गया। जहाँ पर 4-5 इंस्टीट्यूट में ऐसे गलती पाई गई थी, जहाँ पर रोशनी नहीं थी और जहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बहुत लूज कर देखा गया था। क्योंकि इलेक्ट्रिक के कारण से दिल्ली में जो 3 छात्राओं की जो मौत हुई थी उसका मुख्य कारण था जहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का लूजपन होना था। इसी प्रकार जांच करते हुए सभी को लिखित में जितने भी इंस्टीट्यूट वाले हैं उनको लिखित में बयान लिया गया है कि आपके द्वारा जो भी है छात्राओं की सुरक्षा का पूर्ण जिम्मेदारी आपकी रहेगी और जो भी नियम के दायरे में आप यहाँ पर इंस्टीट्यूट चला सकते हैं। और इस तरह से आज पुलिस विभाग द्वारा भी दिया जाता है कि छात्राओं को अलग से जो टेबल कुर्सी है उनकी व्यवस्था भी अलग से आपको देनी पड़ेगी सुरक्षा के दूसरी देश के। जी, जिस तरीके से हम देखें जो दिल्ली में हादसा हुआ उसके बाद से अलग अलग राज्यों में जो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और जो भी कोचिंग सेंटर्स है वहां जाकर जायजा ले रहे हैं और उसके लिए जरूरी निर्देश भी दिए जा रहे हैं। हालांकि कई ऐसे जगहों से भी खबर सामने आई जब कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया गया है। क्या प्रदेश में छत्तीसगढ़ की बात करें वहां भी इस तरह की खबरें मिल रही है? बलौदा में लगभग 60 से 70 जिले में पूरे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पर जिला प्रशासन के सभी एसडीएम जितने भी अपने हमारे ब्लॉक के एसडीएम है सभी ने जांच की और वहाँ पर यहाँ पर इस तरह की कमियां आई थी क्योंकि यहाँ पर बेसमेंट नहीं है। यहाँ ये जो बलौदा के जिले में जितने भी इंस्टीट्यूट जो चलते हैं वो लगभग मल्टी पे चलते हैं। यहाँ पर बेसमेंट का यहाँ पर कोई भी इस तरह की जगह की कमी नहीं दिखती है बलौदा जिले में। लेकिन निश्चित तौर से जो सुरक्षा के जो मापदंड है उनसे जो संचालक है उनका पंजीयन कराया गया इस वक्त नगर निगम के द्वारा, जो कि राज्य शासन का एक निर्देश था कि इस तरह की गलतियां दिल्ली को देखते हुए दोबारा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो पंजीयन कराने के बाद उनको पूरी सुरक्षा के लिए आज पूरा मापदंड को दिया गया कि आपके लिए रोशनी के लिए अग्निशामक यंत्र होना चाहिए और आपके पास एक पर्याप्त रोशनी व्यवस्था होना चाहिए, पेयजल की व्यवस्था होना चाहिए, बालक बालिकाओं का अलग से शौचालय व्यवस्था होना चाहिए, फर्नीचर अच्छे होना चाहिए, वेंटिलेशन बहुत अच्छे होना चाहिए और तुम्हारा जो बेसमेंट सुरक्षा ऑडिट आपको हर तरफ कराना पड़ेगा। एक नया नियम इस तरह से दिया गया और जो सुरक्षा भी बहुत जरूरी दिया है कि ऑडिट यदि नहीं होगा, मान लो बेसमेंट है यहाँ पर पब्लिकेशन जा रहा होगा तो निश्चित ही बीमारी फैलने के चांसेस या कुछ भी असुरक्षा होने का दिखता है। जी प्रदीप, अगर हम बात करें आज के समय में शिक्षा कहीं ना कहीं एक व्यवसाय का रूप ले चुका है और हम देखें अगर तो कई सारे कोचिंग संस्थान जो है सुविधा कम होती है लेकिन स्टूडेंट्स जो है एक बैच में ज्यादा रखते हैं और ऐसे में अलग अलग जगहों पर जो अधिकारी हैं वो जाकर छानबीन कर रहे हैं, उनकी बातचीत कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी देख रहे हैं कि आने जाने की सुविधा कैसी है, साथ ही साथ वहां अन्य सुविधाएं किस तरह की है। लेकिन जिस तरीके से अगर हम वहां की बात करें इसको लेकर वहां क्या निर्देश जारी किए गए, क्या नियमों में बदलाव करने को कहा गया है? आपको मैं बता दूं कि सुरक्षा व्यवस्था में प्रवेश को जैसे दिया गया कि 50 से अधिक आप किसी भी हॉल के अंदर आप एडमिशन नहीं दे सकते। इसी तरह का मेन कलेक्टर दिया गया है
और कहा गया कि जो आपका प्रवेश जो होगा प्रवेश आपका मतलब कम संख्या होना चाहिए, तो हाल की जो क्षमता और क्षमता ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो व्यवस्था जो मापदंड बनाया गया, जो दिल्ली का जो सरकार लिखा है उसी को बहुत एक एक पॉइंट को लिख और उसे लिखित में लिया जाए कि हमारे द्वारा अच्छा पार्किंग की व्यवस्था है, इलेक्ट्रिसिटी में बहुत अच्छा होगा और तुम्हारा वेंटिलेशन अच्छा होगा, शौचालय अच्छा होगा, फर्नीचर अच्छे होंगे और किसी प्रकार की असुविधा नहीं और समाज तक ओवर जो। जी प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं बढ़ते हैं आगे। दुर्ग से बड़ी खबर सामने आ रही, नाबालिग लड़की के साथ हुआ दुर्व्यवहार, बच्चे से अनाचार मामले में लोगों का फूटा गुस्सा, सैकड़ों की संख्या में डीपीएस रिसाली पहुंचे परिजन। दुर्ग से बड़ी जानकारी सामने आ रही है और नाबालिग लड़की के साथ दुर्व्यवहार का ये मामला और सैकड़ों की संख्या में डीपीएस रिसाली परिजन पहुंचे। बच्चे से अनाचार मामले में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। प्रबंधन पर मामला छुपाने का आरोप भी लगाया गया। स्कूल में हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है, परिजनों का ऐसा आरोप है कि स्कूल में हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है। प्रबंधन का ऐसा कहना है कि कोई मामला नहीं है। निवई पुलिस मौके पर मौजूद, परिजन स्कूल प्रबंधन से सवाल जो है वो कर रहे हैं। तो ये जानकारी सामने आ रही दुर्ग से, स्कूल में हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है, परिजन ये आरोप लगा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ श्रीकांत दास दुर्ग से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, जिस तरीके से खबर आ रही है नाबालिग के साथ ये दुर्व्यवहार का मामला है, पूरा मामला क्या है और अभी तक क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसको लेकर? जी बताना चाहेंगे जैसे डीपीएस पब्लिक स्कूल जो कि भारत के नामी ग्रामीण स्कूल है, जहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पे एक मामला बहुत ही गंभीर मामला है, लगभग नर्सरी की बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला। लगभग पिछले महीने का मामला बताया जा रहा है सूत्रों के हिसाब से कि बच्ची के साथ छेड़छाड़ हुई और बच्ची ने जब जाकर के क्लास टीचर को बताया, वहां तत्काल बच्चे को घर भेज दिया। घर में जब बच्चे की देखे कि उनके साथ छेड़छाड़ हुई है, बच्ची इतनी करते हुई थी पेरेंट्स को जो बताने के हिसाब से बच्ची ने रात में खाने का पिछले महीने की घटना है। और जब वो पेरेंट्स जब दूसरे दिन यहाँ पे जब स्कूल प्रबंधक के पास आते हैं तो स्कूल प्रबंधक के द्वारा मामले को लगभग दबाने की बात मतलब एफआईआर कराने की बात कहते हैं। और 2 दिन के बाद एफआईआर नहीं होती है तो पेरेंट्स यहाँ पे उच्च अधिकारी पुलिस के जो है उनके पास आला अधिकारी के पास जाते हैं। और सूत्रों की वजह से ये बात सुन के आ रही है कि उच्च अधिकारी भी पेरेंट्स को कहते हैं कि इस मामले को दबा दे। ये मामला धीरे धीरे जब इस तरह से गुब्बार बना पेरेंट्स के बीच में, तो आज इसका पूरा तरीके से डीपीएस स्कूल के ऊपर पूछा। जी, और अभी तक हम बात करें तो क्या कार्रवाई की गई है, क्योंकि प्रबंधन पर मामला छुपाने का आरोप लगाया जा रहा है, पुलिस का क्या कुछ कहना है? जी, प्रबंधक अभी जो पेरेंट्स यहाँ पे आए थे उन्होंने सीसीटीवी कैमरे की भी जुआन की हमें देखना है, तो प्रबंधक के द्वारा साफ तौर पर मना कर दिया कि हम फुटेज आपको नहीं दिखा सकते, हम पुलिस को दिखाएंगे। और वही पुलिस लगभग मामला टाल मटोल करती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। और आपको बताते हुए कि यहाँ पे महिला बाल विकास अधिकारी भी आज के अंदर जाके पेरेंट्स के साथ कर रहे हैं और प्रबंधक के साथ मीटिंग कर रहे हैं कि क्या है मामला। कहीं ना कहीं देखा जाए उच्च मतलब बड़े स्कूल का नाम जहाँ पे आता है तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी इसको मामले को रफा दफा करने की में लग जाता है। जी, जो परिजन वहां पहुंचे हुए क्या वो वहीं मौजूद हैं, उनका क्या कहना है? क्योंकि जिस तरीके से प्रबंधन की ओर से बताया जा रहा है कि ऐसा कोई मामला नहीं, पुलिस भी कहीं न कहीं से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रही है, लेकिन इस वक्त जो आक्रोशित परिजन है बड़ी तादाद में पहुंचे, उनका क्या कहना है? जो बताना चाहेंगे कि पूरे परिजन जो है अंदर प्रबंधक के साथ मीटिंग और महिला बाल विकास अधिकारी और उच्च अधिकारियों के साथ एक मीटिंग कर रहे हैं, मामले को समझ रहे हैं कि क्या है। और वही परिजन का कहना है कि अगर छोटी सी बच्ची जो नर्सरी में पढ़ती, जो बोल भी नहीं सकती है, जिसके पढ़ने के लिए नर्सरी स्कूल आती है और उसके साथ इस तरीके से अगर अनाचार या छेड़छाड़ होती है तो कहीं ना कहीं लड़कियां बच्चियां जो है बड़े स्कूलों में और इस तरह के स्कूलों में सुरक्षित नहीं है, काफी आक्रोश है। और साफ तौर पर उनके चेहरे पे देखा जा सकता है कि डर का माहौल है, भय है। जिस तरीके से एक छोटी सी बच्ची यानी नाबालिग के साथ इस तरह के जो दुर्व्यवहार की खबर सामने आ रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी बड़े सवाल खड़े करता है। एक तरफ जहां
बात करें राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की महिला सशक्तिकरण की बात करती है, वहीं दूसरी ओर जो नाबालिग बच्चियां हैं उनके साथ इस तरह की वारदात आए दिन सामने आते हैं और पुलिस भी इस पर चुप है, अपना पल्ला झाड़ रही है, कार्रवाई करने से कतरा रही है। क्या वजह हो सकती है? बताया गया कि मामला कहीं न कहीं केंद्र सूत्रों के साथ कहने पर करके सीएम के लेवल तक का जा चुका है, उस कानून में बात जा चुकी है, लेकिन प्रशासन अभी भी जिस तरीके से कार्रवाई करने की तत्काल जिम्मेदार के ऊपर नहीं कर रही है। सीसीटीवी कैमरे को फुटेज है वो यहाँ से नगरा में छेड़छाड़ हुआ है, ऐसा परिजन का कहना है। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार यहाँ पे महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने दे रही है और वहीं पे बच्चे तक इस तरीके से अगर घटना सामने आती है तो बहुत ही गंभीर मामला देखने को मिलता है कि इसमें। जी श्रीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं गरियाबंद के देवभोग में फ्लोराइड से प्रभावित 40 स्कूलों में फ्लोराइड रिमूवल प्लांट लगाए गए, लेकिन अब वे सारे साल भर से बंद पड़े हैं। फ्लोराइड की मात्रा 0.7 ppm तक सामान्य माना जाता है, लेकिन जहां प्लांट लगाए गए थे उन स्कूलों के सोर्स में तय मानक से कई गुना ज्यादा फ्लोराइड की मात्रा है। 40 स्कूलों की जांच रिपोर्ट में पाया गया कि यह मिनिमम 3 ppm और अधिकतम 8.9 ppm पाया गया है। और इन प्रभावित स्कूल में बच्चे डेंटल फ्लोरोसिस के शिकार जो है वो होते जा रहे हैं और एक अनुमान के मुताबिक इन प्रभावित स्कूल में डेंटल फ्लोरोसिस और से लगभग 2000 से भी ज्यादा बच्चे प्रभावित बताए जा रहे हैं। इसमें लागत तो 14.5 लाख का एक यूनिट का है, जो 40 स्कूलों में लगाया गया था, जहाँ पर फ्लोराइड मिला था, मतलब जहाँ पे हैंडपम्प में। अभी लगभग सभी जगह मेंटेनेंस की ज़रूरत है, क्योंकि करीब 3 साल 3.5 साल हो गए इनको इसको लगा हुआ। तो अभी भी पता चला है कार्यपालन ऑफिस से कि उसका वर्क ऑर्डर हो गया है, और वर्क ऑर्डर हो गया तो जाहिर है काम बहुत जल्दी से जल्दी चालू करेंगे और सबको ठीक करेंगे। और ये पूरा मामला संबलपुर थाना भानु प्रतापपुर का है, जहां कल एक महिला नदी पार करते हुए तेज बहाव की चपेट में आ गई, जिसके कारण जो है पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। हाल ही में महिला के शव को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। और छत्तीसगढ़ को शल्य भूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।